पिछले भाग में आपने देखा कि योगेश एक गांव में मजदूरी करता था, लेकिन अचानक चौधरी ने उसको काम से निकाल दिया। अब वह बेरोजगार हो चुका था। एक दिन सुबह-सुबह उसके मकान मालिक ने आकर उसको कहा कि या तो किराया दो या फिर रात तक यह घर खाली कर दो। यह सुनकर योगेश बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। वह मकान मालिक से कुछ मोहलत चाहता था कि अगर आप मकान खाली कराओगे तो हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं। मैं अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? जिस पर मकान मालिक ने साफ कह दिया कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मकान का किराया चाहिए। योगेश बहुत परेशान था। उसने सभी से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर उसका एक जानकार मोहन, उसने योगेश की मदद की, उसे पैसे देकर। उन पैसों से योगेश ने मकान मालिक का मुंह तो बंद कर दिया था, लेकिन अब आगे भी तो पैसे की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने मायके में जाकर रहने लगे और वे शहर काम ढूंढने चला जाएगा। पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई और योगेश शहर चला आया, जहाँ पर उसी के गांव का रहने वाला विक्रम पहले से ही मिस्त्री का काम कर रहा था। यह एक प्लाजा बन रहा था, जहाँ पर विक्रम ने योगेश को काम पर लगवाया था। योगेश वहाँ पर मजदूरी करने लगा। उसे प्लाजा का मालिक सेठ रवि प्रताप बहुत ही ज़्यादा नेक और रहम दिल था। उसने पहली बार ही योगेश को 5,000 रुपये दिए। इसे लेने से योगेश ने मना कर दिया, क्योंकि योगेश एक बहुत खुददार इंसान था। उसने कहा, सेठ जी बुरा मत मानिए, पर मैं मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सेठ प्रताप बहुत प्रभावित हुए थे। सेठ रवि प्रताप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे, लेकिन वह मजदूरों के साथ इस तरह मिलकर बैठते थे जैसे वह एक आम इंसान हो। हर बार की तरह उस दिन भी सेठ प्रताप अपने कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पर आए थे। उन्होंने मजदूरों को पैसा बांटा और साथ बैठकर मजदूरों के खाना खाया। और फिर जब वह जाने लगे, तभी योगेश की नज़र प्रताप की गाड़ी से कुछ ही दूरी पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ी, जो लगातार सेठ प्रताप पर नज़र रखे हुए थे। योगेश को उन पर शक हुआ। वह उन पर नज़र रखने लगा। जैसे ही रवि प्रताप अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़े, दूर खड़े उन लोगों में से एक नौजवान ने सेठ प्रताप पर गोली चला दी। इतने में ही योगेश भागता हुआ सेठ प्रताप के आगे आ गया और गोली योगेश के सीने और एक पैर में लग गई। सेठ जी भी तुरंत योगेश को अपनी गाड़ी में डाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा था कि बस प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। उसके बाद योगेश का ऑपरेशन कामयाब रहा और योगेश को होश आ गया, जिस पर सेठ ने कहा कि तुमने योगेश मुझे बेमोल ख़रीद लिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन योगेश अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगता था। सेठ प्रताप ने योगेश को अपने घर में ही रहने के लिए एक कमरा दिया। जब योगेश सही हो गया, उसे अपने यहाँ माली रख लिया। एक दिन विक्रम से जाकर पूछा कि तुम योगेश के गांव में रहने वाले हो, मुझे योगेश के परिवार के बारे में कुछ बताओ। तो विक्रम ने योगेश के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद अगले ही दिन सेठ रवि प्रताप योगेश के गांव पहुंचे, लेकिन योगेश के घर पर तो ताला लगा था। अब देखिए आगे क्या होता है। जब योगेश के गांव में एक काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी पहुंची, तो सारे ही गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। गाड़ी योगेश के घर के सामने जाकर रुकी थी। सभी लोग वहां जमा थे। सेठ के कहने पर ड्राइवर ने उनमें से एक आदमी से योगेश के घर के मकान के मालिक का पता पूछा कि हम इस मकान के मालिक से मिलना चाहते हैं। तब वहां खड़े लोगों में से उस मकान के मालिक का घर का पता बताया। ड्राइवर ने गाड़ी मकान मालिक के घर की तरफ दौड़ा दी। मकान मालिक के घर पहुंचकर दस्तक दी तो मकान मालिक बाहर आया। तो ड्राइवर ने कहा, ये सेठ रवि प्रताप हैं और ये आपका मकान जिसमें योगेश रहता है ख़रीदना चाहते हैं। इस पर मकान मालिक हैरानी से बोला, पर मैं ये मकान नहीं बेचना चाहता। तब सेठ प्रताप आगे बढ़े और बोले, इस मकान की कीमत बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सेठ की बात सुनकर मकान मालिक काफ़ी हैरान हुआ और बोला, आप कौन हैं और ये मकान क्यों ख़रीदना चाहते हैं? ये तो एक छोटा सा घर है, आप तो वैसे भी शहर से आए हैं, आपके ये किसी भी काम का नहीं। इस पर सेठ रवि प्रताप बोले, तुम मुझे मकान की कीमत बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें वजह बताऊंगा। इस पर मकान मालिक ने कहा कि इस मकान की कीमत 30 लाख रुपए है। सेठ प्रताप ने तभी एक चेक निकाला और उस पर रकम लिखकर चेक मकान मालिक को थमा दिया और कहा कि मकान के पेपर तैयार रखना। वह चेक थमा कर जाने लगे तो मकान मालिक ने प्रताप से कहा कि अब तो बता दीजिए, आप ये घाटे का सौदा आखिर कर क्यों रहे हैं? इस पर सेठ बोले, घाटे का सौदा नहीं, मैं ये घर एक ऐसे इंसान के लिए ख़रीद रहा हूँ जिसने मुझे बेमोल ख़रीद लिया था। जी हाँ, मैं आप ही के किराएदार योगेश की बात कर रहा हूँ।
अब आप योगेश से किसी भी तरह का किराया नहीं मांगेंगे और उसको परेशान नहीं करेंगे, ये आप मुझसे वादा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी मुँह मांगी रकम दी है। ड्राइवर ने मकान मालिक को बताया कि योगेश ने किस तरह से अपनी जान पर खेलकर रवि प्रताप की जान बचाई थी और अपने सीने पर गोली खाई थी। जब मकान मालिक ने यह बात सुनी तो ये कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आधी कीमत पर यह मकान देना चाहूँगा। यह बिल्कुल जायज़ कीमत होगी जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। मैं आपसे किसी भी तरह का लाभ नहीं लूँगा। इसके बाद सेठ प्रताप योगेश के ससुराल पहुंचा, जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। वह योगेश के साले से मिला और उससे कहा कि आप अपनी बहन से कह देना कि अब उन्हें किसी भी तरह का किराया नहीं देना होगा। मैंने वह घर उनके लिए ख़रीद लिया है। यह सुनकर योगेश का साला बहुत खुश हुआ। जब उसने अपनी बहन को ये बताया तो गंगा सेठ प्रताप को दुआएं देने लगी। उसके बाद से प्रताप अपने घर लौट कर आए, जहां योगेश रवि प्रताप का इंतज़ार कर रहा था। सेठ प्रताप को देखकर योगेश उनसे पूछने लगा कि सेठ जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। इस पर सेठ रवि प्रताप ने जवाब दिया कि भाई, मैं एक ज़रूरी काम से तुम्हारे गांव गया था। यह सुनकर योगेश बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, अरे सेठ जी, आपने मेरे गांव जाने की तकलीफ़ क्यों की? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझसे कहते, आप खुद क्यों परेशान हुए? इस पर रवि प्रताप कहने लगे, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। दरअसल मैंने वह मकान जिसमें तुम किराए पर रहते थे, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ख़रीद लिया है। अब तुम्हें उसका किराया नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर योगेश का मुंह खुला का खुला रह गया। योगेश सेठ प्रताप से कहने लगा, सेठ जी, आपने पहले ही मुझे नौकरी देकर इतना बड़ा मुझ पर एहसान किया है। उसकी बात सुनकर सेठ प्रताप कहने लगे, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। सबसे बड़ा एहसान तो तुमने मुझ पर किया है, जिसे मैं सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो एहसान चुका नहीं पाऊँगा। इसके बाद रवि प्रताप ने योगेश के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। योगेश मन ही मन सोच रहा था कि इस दुनिया में रवि प्रताप जैसे लोग बहुत ही कम हैं, जो दिल से किसी की मदद करते हैं। अगले दिन योगेश ने देखा कि रवि प्रताप कुछ परेशान से और उदास हैं। आज उन्होंने शाम का खाना भी नहीं खाया था। वह अपने कमरे में ही बंद थे और किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। यह सब देखकर योगेश बहुत परेशान हुआ। अगले दिन वह विक्रम से मिला और उसने सारा कुछ विक्रम को बताया था। तो विक्रम ने कहा कि कल के दिन उनका बेटा इस दुनिया से गुजर गया था। बस इसीलिए जब ये दिन आता है वह उदास हो जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी अगर उनके पास औलाद नहीं है तो ये उनके लिए बहुत दुख की बात है। योगेश ने विक्रम का नंबर अपनी पत्नी को दे दिया था कि कभी कुछ ज़रूरी काम हो या बात हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। एक हफ्ते के बाद विक्रम के नंबर पर कॉल आई कि योगेश के घर में 2 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई है। यह खुशखबरी जब विक्रम ने योगेश को दी तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को अपनी गोद में लेना चाहता था। उसने खुशी में सभी मजदूरों को अपनी हैसियत के हिसाब से मिठाई बांटी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मालिक को यह मिठाई दे। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं यह मिठाई उनके दुखों को और उभार ना दे। इसीलिए योगेश ने अपने मालिक को मिठाई नहीं दी। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर वह अपने पत्नी के पास जा रहा था। रास्ते में वह बहुत खुश था कि वह एक बेटी का बाप बन चुका है, लेकिन साथ ही उसे अपने मालिक सेठ प्रताप की तरफ से मन बहुत दुखी था। बैठे बैठे ही उसने अपने मन में एक फ़ैसला किया और फिर जब अपनी पत्नी से मिला तो उसने अपना वह फ़ैसला अपनी पत्नी के सामने रख दिया। वह कहने लगा, गंगा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। गंगा बोली, हाँ बोलो, क्या बात है? भला मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए इनकार कर सकती हूँ? तब योगेश ने कहा, गंगा, मेरे मालिक के मुझ पर बहुत एहसान है। मेरे मालिक बे औलाद हैं और उनका मन इस बात के लिए बहुत दुखी है। हमारे पास तो पहले भी बेटे हैं। मैं चाहता हूँ मैं अपनी ये बेटी अपने मालिक की गोद में डाल दूँ। क्या तुम्हें इस बात पर कोई आपत्ति तो नहीं? इस बात पर गंगा कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी पहली बेटी तो है और आप ये मुझसे जुदा कर देना चाहते हैं। कुछ देर खामोश रहकर योगेश ने अपनी पत्नी से कहा, नहीं, ये हमसे जुदा नहीं होगी, बल्कि इसकी परवरिश एक ऐसे घर में होगी जहाँ पर एक इंसान के रूप में देवता रहता है। इसके बाद गंगा ने भी अपनी तरफ से हाँ कर दी। अब योगेश अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में आ गया था, जो उनके मालिक ने उनके लिए ख़रीद लिया था। जब वह अपने घर पहुंच गए, योगेश ने अपने मालिक को फ़ोन करके कहा, मालिक, हम अपने घर में वापस आ गए हैं। इस खुशी के मौके पर मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे लिए समय निकाल सकें तो आप गांव आ जाइएगा।
ये सुनकर रवि प्रताप कहने लगे, मैं ज़रूर आऊँगा। और अगले दिन रवि प्रताप योगेश के घर पर पहुँच गए थे। गांव वाले देखकर हैरान थे कि वही काली चमचमाती कार योगेश के घर पर आकर रुकी थी और उसमें से एक खूबसूरत व्यक्तित्व वाला आदमी गाड़ी से उतरकर योगेश के छोटे से घर में गया था। सेठ रवि प्रताप एक सादगी से भरे इंसान थे। उन्होंने योगेश के साथ बैठकर खाना खाया। जब सेठ खाना खा चुके तो योगेश गोद में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आया और सेठ से बोला, सेठ जी, आपके मुझ पर बहुत बड़े बड़े एहसान हैं। आपने हमारे लिए ये घर खरीदा, हम भी आपको बदले में एक तोहफा देना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर रवि प्रताप मुस्करा रहे थे, लेकिन उनको हैरानी का झटका जब लगा जब योगेश ने अपनी बेटी रवि प्रताप के आगे रख दी और कहने लगा, यही वह उपहार है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बेटी। उसकी बात सुनकर हैरानी से योगेश की तरफ देखते हुए सेठ प्रताप ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो योगेश? तुम मुझे गुनहगार क्यों बनाना चाहते हो? भला एक औलाद को उसकी माँ से मैं कैसे जुदा कर सकता हूँ? तभी योगेश ने अपनी पत्नी को बुलाया और गंगा ने मालिक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ जी, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी बेटी आपकी बेटी बनकर रहेगी और आपकी छाया में परवरिश पाएगी। ये मेरे लिए दुख की नहीं, खुशी और गर्व की बात होगी। ये सुनकर सेठ रवि प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, मैं दुनिया में बहुत लोग देखे हैं पर इतनी खुददारी के आगे मैं हार चुका हूँ। योगेश ने वह बच्ची सेठ प्रताप की गोद में डाल दी तो सेठ प्रताप ने उसको सीने से लगा लिया और न जाने कितने आंसू उनकी आंखों से बह निकले। उनकी आंखों से बहते आंसू गवाह थे इस बात के कि एक औलाद के लिए उनके दिल में कितनी तड़प थी। वापस जाकर सेठ ने वह बच्ची जब अपनी पत्नी की गोद में डाली तो उनकी ममता को भी सुकून मिला था। उस बच्ची का नाम स्नेहा था और उसे खूब लाड प्यार से पाला। सेठ और उसकी पत्नी स्नेहा की हर इच्छा को पूरा करते थे। धीरे धीरे स्नेहा बड़ी होने लगी। जब वह 12 साल की हुई तब तक वह बहुत जिद्दी हो चुकी थी। अब सेठ की पत्नी स्नेहा पर सख्ती करने लगी थी, लेकिन सेठ अपनी पत्नी को मना कर देते थे कि जैसे जैसे वह बड़ी होगी समझदारी आ जाएगी, उसके बाद ये खुद ठीक हो जाएगी। और सेठ ने अपने लाड प्यार में कभी कमी ना की और नतीजा ये निकला कि वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और ज़िद्दी होती चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और योगेश सेठ रवि प्रताप के बंगले पर माली की नौकरी कर रहा था, लेकिन स्नेहा को तो अपने पिता सेठ रवि प्रताप की बेशुमार दौलत का बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था। वह छोटे इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। हर काम उसे अपनी एक आवाज़ पर चाहिए था। गंगा भी कभी कभी सेठ जी के बंगले पर अपनी बेटी को देखने के लिए आ जाती थी। स्नेहा को देखकर उसकी आंखें ठंडी हो जाती थी, क्योंकि वह तो उसकी माँ थी, लेकिन स्नेहा के तौर तरीके और उसके गुरूर पर वह हैरान थी। वह अपने पति योगेश से बोलती, कहने लगी कि इसकी रगों में हमारा खून है, लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ तो देखकर बड़ी हैरानी होती है कि यह तो अपने सामने वाले को कुछ समझती ही नहीं है। इस पर योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा से कहा, तुम बड़ी भोली हो। सेठ जी ने इसको बड़े लाड प्यार से पाला है, इसीलिए बिगड़ गई है। सेठ प्रताप की जायदाद की इकलौती वारिस है। जैसे जैसे ये और बड़ी होगी खुद समझदार हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। गंगा एक लंबी सांस भरकर रह गई। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। स्नेहा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और जब उसने अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, देखते ही देखते उसने बिजनेस को 4 चांद लगा दिए थे। अचानक एक दिन सेठ को दिल का दौरा पड़ा और उनकी अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। सेठ जी की पत्नी बहुत दुखी थी। अब सारे बिजनेस की जिम्मेदारी स्नेहा पर आ चुकी थी। सेठ रवि की मौत के कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने स्नेहा से कहा कि अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा समय ज़िंदा रह पाऊँगी। और फिर स्नेहा ने उनके फैसले के आगे सर झुका दिया था। उसके बाद स्नेहा की शादी एक अजीत नाम के लड़के से हुई। दोनों की आदतें बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों ही गरीब को इंसान नहीं समझते थे और अपने पैरों की धूल समझते थे। सेठ रवि के सामने उस बंगले पर नौकर भी घर के सदस्यों की तरह रहते थे, लेकिन जब से सेठ गुजरे थे तो सारे घर की बागडोर स्नेहा के हाथ में आई थी। तब से धीरे धीरे उस बंगले के नौकर नौकरी छोड़कर जा चुके थे और उनकी जगह नए नौकर आ चुके थे। लेकिन योगेश ने अपनी माली की नौकरी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने जो रहती थी और वैसे भी उसे अपने सेठ से भी बहुत मोहब्बत थी। वह इसलिए भी अपने सेठ का बसाया हुआ घर नहीं छोड़ना चाहता था। उसे तो अभी भी अपने सेठ लोन में बैठे चाय पीते नजर आते थे। सुबह सुबह स्नेहा एक सेमिनार में जाने के लिए घर से निकली थी। वह थोड़ा जल्दी में थी। इधर योगेश पौधों को पानी दे रहा था। अचानक पाइप उसके हाथ से फिसला और सारा पानी स्नेहा के ऊपर जा गिरा और स्नेहा के सारे कपड़े गीले हो गए। वह गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और कहा कि जाओ इस बुड्ढे को पकड़ो और जाकर बाहर गंदे नाले में नहला कर लाओ।
बॉडीगार्ड्स ने योगेश को पकड़ा। बेचारा योगेश को नाले में फेंक दिया और उसको डुबो कर रखा। 15 मिनट बाद जब उसे बाहर निकाला तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि नाले का गंदा पानी उसके मुंह में जा चुका था। योगेश से यह तिरस्कार सहन ना हुआ और उसने उस समय ही वहाँ की नौकरी छोड़कर गांव के लिए निकल गया। जब वह गंगा के पास पहुंचा, गंगा उसे इस तरह देखकर हैरान रह गई। योगेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। पत्नी के बार बार पूछने पर जब उसने गंगा को बताया कि मेरी अपनी बेटी ने मेरी ये हालत की है, मुझे गंदे नाले में फेंकवा दिया था, मैं वह नौकरी छोड़कर आ गया हूँ, यह सुनकर गंगा से ना रहा गया। उसने अपने संदूक से कुछ कागज़ निकाले और उन्हें लेकर शहर की तरफ निकल गई। हालांकि योगेश उसे रोकता रह गया था, लेकिन उसने एक ना सुनी और सीधा सेठ के बंगले पर पहुंची। हालांकि बाहर गार्ड उसको रोक रहे थे, लेकिन उसने गार्ड को धक्का दिया और चिल्लाती हुई अंदर घुस गई। जब स्नेहा ने शोर सुना, वह खुद बाहर आई। गंगा स्नेहा के सामने जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली कि शायद तो दुनिया की पहली बेटी होगी जिसने अपने ही पिता के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव किया। यह सुनकर स्नेहा हैरानी से बोली, क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती मैं सेठ रवि प्रताप की बेटी हूँ? जिस पर गंगा हंसते हुए कहने लगी, सेठ रवि प्रताप की बेटी? गंगा व्यंग से मुस्कुराते हुए फिर कहने लगी, तुझे क्या पता कि तू असल में किसकी बेटी है? तभी गंगा ने कुछ कागज़ उसके सामने रखे और कहा, ये देखो, ये सारे कागज़ थे जिस पर हॉस्पिटल में स्नेहा का जन्म हुआ था और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी था, जिसमें स्नेहा के साथ उसके माता पिता योगेश और गंगा का नाम लिखा था। स्नेहा ने उसमें योगेश और गंगा का नाम देखा तो कहने लगी, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मेरा नहीं, मैं तो सेठ रवि प्रताप की बेटी हूँ। गंगा अपना काम कर चुकी थी और फिर वह वहाँ से वापस आ गई, लेकिन ये बात स्नेहा को बेचैन कर चुकी थी। अगले ही दिन उसने योगेश के गांव के कुछ लोगों से इस बारे में पता कराया, तो उन्होंने भी इस बात की गवाही दी थी कि योगेश और गंगा ने सेठ रवि प्रताप को स्नेहा को गोद दे दिया था। हालांकि स्नेहा चाहती थी तो सीधी अपनी माँ से पूछ सकती थी, पर वह उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब गाँव वालों की गवाही के बाद वह चुप नहीं बैठ सकती थी, वह बेचैन हो उठी थी। इतनी बड़ी सच्चाई ने उसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी थी। वह सेठ प्रताप की पत्नी के पास गई और उनसे सारी सच्चाई बताने को कहा, तो सेठ की पत्नी ने भी कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ स्नेहा को बता दिया। अब स्नेहा का गुरूर पानी पानी हो चुका था। वह जल्दी से जल्दी अपने पिता से अपने किए गई गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन शायद ये स्नेहा के नसीब में नहीं था। स्नेहा ने योगेश के गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि योगेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। न गंदे नाले का पानी उसके फेफड़ों तक पहुंच चुका था। यह सुनकर स्नेहा वहीं के वहीं खड़ी रह गई थी। वह तो अपने पिता से माफ़ी मांगना चाहती थी, माफ़ करने वाला ही इस दुनिया से जा चुका था। स्नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह गंगा के पैरों में गिर गई और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन गंगा ने यही कहा कि बेटी, तू दौलत के नशे में इस कदर अंधी हो गई थी कि तूने इंसान को इंसान ही समझना छोड़ दिया था। शायद ये तेरे पापों की सज़ा ही है कि ज़िंदगी भर तू इस पछतावे की आग में जलेगी कि तूने अपने ही पिता को मार डाला। दौलत और इज्जत आनी जानी चीज़ है, असली चीज़ तो इंसान के पास रहती है, वह होती है अपनों का प्यार और दुआएं, जिन्हें हमसे कभी कोई भी नहीं छीन सकता। सारी ज़िंदगी स्नेहा ने इसी दुख के साथ गुजारी कि उसने अपने पिता के साथ इतना बड़ा बुरा बर्ताव किया और उनसे माफ़ी भी न मांग सकी।